नेक्स्ट जो क्लास होने वाला सीडीपी का, उस पर हम लोग क्या है आज का क्लास रहेगा, जिसमें कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे सीडीपी में आपका वृद्धि विकास, और वृद्धि विकास के बाद आपका जो क्लास था वो आपका जीन पियाजे का था, और जीन पियाजे के बाद जो लास्ट क्लास हुआ था वो आपका लेव वाइगोस्की का हुआ था, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी कल कर लिए थे। मतलब क्या है, बीते दिन जब आपका हुआ था फ्राइडे को, तो और संडे सैटरडे तो आपका ऑफ रहता है। आज का क्लास आपका सीडीपी में वो होगा जो कि आगे के चैप्टर से होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग। और लॉरेंस कोहल वर्ग का क्वेश्चन खासकर इस तरह से आता है कि अगर वो क्वेश्चन को आप सिंपल तरीका से बनाना चाहिएगा, जैसे जीन पियाजे और वाइगोस्की का, वैसे नहीं बनेगा। लॉरेंस कोहल वर्ग का क्वेश्चन में आपको ये रहेगा कि उस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, मतलब पूरा समझ पे आधारित है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को अगर एक बार समझ लिए पढ़ के कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, तो आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा। क्योंकि एक तो अभी तक जीन पियाजे का अवस्था पढ़े थे 4 अवस्था, लेकिन समझिए कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने 6 अवस्था बताया। किसका? नैतिक विकास का। तो आज जो मेरा चैप्टर होगा वो रहेगा नैतिक विकास का। नैतिक विकास का अवस्था जो बताया, जिसको मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके बारे में जीन पियाजे भी बोला था और लॉरेंस कोहल वर्ग भी बोला था। लेकिन लॉरेंस कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो ज़्यादा आपका क्या है, फेमस हो गया है। इसीलिए हम लोग जो पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत में, वो लॉरेंस कोहल वर्ग का। तो सबसे पहले जानते हैं, जैसे जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं, लेव वाइगोस्की भी एक मनोवैज्ञानिक हैं, उसी तरह से लॉरेंस कोहल वर्ग भी एक मनोवैज्ञानिक है, जो अमेरिकन एक तो से मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो थ्योरी दिया, उस थ्योरी में बहुत सारा पॉइंट इस तरह से था कि अपने आप में वो जाहिर करता है कि अगर एक बच्चा कोई नैतिक विकास कर ले तो बहुत बढ़िया से समस्या का समाधान वो चिंतन के माध्यम से कर सकता है। चिंतन करने मतलब कि दिमाग को चला के कर सकता है। अब उसी के बारे में पढ़ते हैं कि नैतिक विकास क्या होता है और कैसे लॉरेंस कोहल के माध्यम से एक बच्चे में नैतिक विकास किया जाता है। तो हम सबसे पहला, और ये भी बात जान लीजिए कि जीन पियाजे का शिष्य था, मतलब कि जीन पियाजे का जो चेला है, वो चेला क्या है, लॉरेंस कोहल वर्ग है। मतलब जीन पियाजे जो जो बात बोला, लॉरेंस कोहल वर्ग वही बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या होगा। लॉरेंस कोहल वर्ग, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। अभी तक जो हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे थे उस संज्ञानात्मक विकास का था, मतलब दिमाग बढ़ाने के लिए। अब जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। मतलब इस नैतिक विकास के बारे में लॉरेंस कोहल वर्ग ने क्या क्या बोला है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत, तो सबसे पहले मेरे पास ये समझ में होना चाहिए कि नैतिक विकास होता क्या है। मतलब नैतिक जो शब्द है उस नैतिक का क्या मतलब होता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको समझना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहला चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे, जिसका नाम होता है नैतिकता। क्या नाम होता है? नैतिकता। नैतिकता एक चीज़ होता है जिसका नाम होता है नैतिकता, और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोरलिटी। क्या बोलते हैं? मोरलिटी। मोरलिटी इसका मतलब क्या है? एक बच्चे में मोरल क्या है। मोरल क्या है मतलब एक बच्चे का मोरल क्या कहता है कि तुमको क्या करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आप पटना आए हैं या आप दिल्ली गए हैं किसी चीज़ का तैयारी करने के लिए, तो आपका मोरल क्या कहता है, मतलब आपका नैतिकता क्या कहता है कि आप जब पटना जिस काम के लिए आए हैं वही काम करना। अगर उससे अलावे कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब आपका नैतिकता वो नहीं है, मतलब वो नैतिक काम नहीं है, मतलब वो गलत काम है। तो नैतिकता मतलब क्या होता है कि सही और गलत के बारे में सोचना। सही क्या है, मतलब क्या है, सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, और गलत क्या है। सही क्या है और गलत क्या है, इसके बारे में विचार करना। इसके बारे में विचार करना, इसके बारे में विचार करना या चिंतन करना या सोचना या समझना। मतलब कि सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में सोचना या विचार करना या चिंतन करना ही नैतिकता है। मतलब क्या है, अगर हम दूसरे भाषा में अगर नैतिकता को परिभाषित करें तो नैतिकता क्या है, तो सही और गलत के बीच में फर्क समझना नैतिकता है। सही और गलत के बीच में,
सही और गलत के बीच में, गलत के बीच में फर्क समझना। फर्क मतलब अंतर, फर्क या अंतर समझना। सही और गलत के बीच में फर्क या अंतर समझना ही नैतिकता है। अगर कोई बच्चा ये समझने लगे कि क्या सही है और क्या गलत है, वही नैतिकता है। तो हम बोलेंगे कि अगर एक बच्चा उचित और अनुचित के बीच में, उचित, उचित मतलब उचित अनुचित, उचित अनुचित निर्णय, उचित अनुचित निर्णय, अगर कोई बच्चा उचित अनुचित का निर्णय कर पाता है, उचित अनुचित निर्णय कर पाना ही नैतिकता है। कर पाना ही नैतिकता है, नैतिकता है। इसका मतलब क्या है? नैतिकता होने के लिए हमको सबसे पहले यह होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको समझना। तो अगर हम इस बात को समझ जाएंगे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, तो हम सही काम को करेंगे और गलत काम को छोड़ देंगे। जब हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम सब काम को करते चल जाते हैं, मतलब सही गलत दोनों काम को करते चल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि नैतिकता है क्या, और यही लॉरेंस कोहलवर ने कहने का काम किया है। और उन्होंने बोला कि आप सही और गलत में फ़र्क कैसे करते हैं उसको आप समझिए। और लॉरेंस कोहलवर ने इसको समझाने के लिए बहुत बढ़िया तरीक़ा से एग्जाम्पल दिया है, इतना बढ़िया से कहानी बनाया है, मनगढ़ंत कहानी बनाया है, और वो कहानी ऐसे आधारित बनाया गया है ताकि लोगों को लगे ये कहानी एकदम जीता जाता उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि आपको हम बोलते हैं कि हम लोग इतना ग्रंथ धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण महाभारत देखते हैं, तो रामायण महाभारत को इस तरह से दिखाया जाता है कि सही में रामायण महाभारत कभी की घटना है, लेकिन ना आप जानते हैं कि सही घटना है ना कोई और जानता है, बस उससे हमको कुछ अच्छा सीख मिलता है, इसीलिए हम उन चीज़ को पढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एक बालक का नैतिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में क्या है लॉरेंस कोहलवर ने बताया। तो सबसे पहले हम देखें कि नैतिक विकास में शब्द आता है एक नैतिकता। नैतिकता का मतलब क्या होता है? तो नैतिकता का मतलब होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका पहचान करना। जैसे अभी एक एग्जाम्पल देते हैं, उसमें समझिए। जैसे मान लीजिए क्या कि अगर हमको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है और सेंटर पे, और एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे जाना है और कहीं हमको ऑटो नहीं मिल रहा है। अब ऑटो नहीं मिल रहा है, उस समय ऑटो जाम हो गया। तो उस समय अगर मान लिए किसी एक रिक्शा वाला है या कोई है, वो क्या कर रहा है कि जब हम उसको बोल रहे हैं कि हमको एग्जाम सेंटर पे पहुंचा दो, वो रिक्शा वाला बोल रहा है कि देखिए मेरे पास जो है आपको 100 रुपया चार्ज लगेगा, जबकि जाने का डेली किराया 20 रुपया लगता है, लेकिन उस दिन वो 100 रुपया ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि देखिए अगर 100 रुपया दीजिएगा तभी हम जा पाएंगे, क्योंकि अकेला आप सवारी हैं जिसको हम वहाँ पर ले जाएंगे, मतलब आपको गाड़ी रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब उस आदमी के लिए नैतिकता 100 रुपया है, लेकिन हमसे पूछेगा क्या रिक्शा वाला सही काम किया गलत काम किया, हम बोलेंगे रिक्शा वाला गलत काम किया। क्यों? वो मौका का फायदा उठा लिया। वही चीज़ है, सिचुएशन एक है लेकिन एक के लिए सही है और दूसरे के लिए गलत है। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है। लेकिन कोई आदमी सोचता है चलो टाइम है मेरे पास, तो मेरे लिए नैतिकता ये होगा कि उसको 100 रुपया ना देके हम पैदल चल जाएं। तो सबका अपना अपना सही और गलत के मायने होते हैं। सर हर सैटरडे को क्वेश्चन करा दीजिएगा। चलिए कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन करा देने का, चूँकि क्या है कि यहाँ पे ऑफलाइन भी टेस्ट होता है सैटरडे को, तो कोशिश आपको यही करेंगे कि जो वहाँ टेस्ट लेते हैं उसी टेस्ट को यहाँ पे आपका डिस्कशन करा दें। तो यहाँ से ये पता चला कि नैतिकता क्या है। तो अब यहाँ से लॉरेंस कोहलवर के बात को पता चलता है कि लॉरेंस कोहलवर नैतिकता के बारे में क्या बोला है। तो यहाँ से जब नैतिकता पढ़ते हैं तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लॉरेंस कोहलवर के। तो लॉरेंस कोहलवर बोलता है कि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, लॉरेंस कोहलवर बोलता है कि एक बच्चे का उम्र जैसे जैसे बदलता है, एक बच्चे का उम्र जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे बच्चे का नैतिक विकास भी बढ़ता है, उसका बच्चे का नैतिक विकास होता है। तो एक बच्चे का नैतिक विकास कैसे होता है? तो उम्र के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? उम्र के। जैसे जैसे एक बच्चे का उम्र बढ़ेगा उस तरह से एक बच्चे का नैतिक विकास होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो छोटा बच्चा नैतिक निर्णय लेगा उस निर्णय लेने में गलत चीज़ ज़्यादा शामिल होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा बच्चा निर्णय लेगा इसका मतलब उसमें समझदारी होगा। तो यही कहने का मतलब हुआ कि छोटा बच्चा कम समझदार होता है। छोटा बालक क्या होता है? छोटा बालक जो होता है, छोटा बालक कम समझदार होता है, कम समझदार होता है, कम समझदार होता है, कम समझदार होता है। और बड़ा बच्चा जो होता है
बड़ा बालक जो होगा, बड़ा बालक जो होगा, बड़ा बालक अधिक समझदार होगा, अधिक समझदार होगा, समझदार होगा। मतलब कि लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि छोटे बच्चे का समझदारी कम होगा, इसलिए वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, वो समझदार हो जाएगा, तो वो सही और गलत में फर्क करने लगेगा। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, आप समझिए। जैसे आप मानते हैं कि एक बच्चा, यस सर, चलिए, एक बच्चा क्या करता है कि अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ मेला देखने के लिए गया, और आपके गांव में मेला लगा तो आप लोग भी ऐसे करते होंगे, थोड़ा फील कीजिएगा। मेला देखने के लिए गया और उस बच्चे को मेला में कोई चीज़ पसंद आ गया, एक खिलौना ऐसा है जो कि उसको पसंद आ गया। अब वो बोल रहा है पापा को कि नहीं, हम हर हाल में ये खिलौना लेंगे ही लेंगे। जब मान लीजिए कि उस खिलौने का दाम 500 रुपया है और उसके पापा के पास संयोग से उस समय 500 रुपया नहीं है, मतलब वो 200 रुपया लेके गए। सोचे कि बच्चा है, कितना खा सकता है मेला में, 200 रुपया में सब चीज़ कर लेंगे। लेकिन जैसे वो मिला जाते हैं तो बच्चा बोलता है कि नहीं पापा जी, हमको ये खिलौना पसंद है और यही खिलौना हमको चाहिए। पापा जी बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा है कि खिलौना मतलब पैसा नहीं है अभी, आप दूसरा खिलौना ले लो, उससे क्या होगा। आप एक मिनट, उसके पापा जी बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि खिलौना तुम ये मत लो, दूसरा खिलौना ले लो, क्योंकि ये टूट जाएगा, दूसरा खिलौना थोड़ा लेगा तो अच्छा भी लगेगा। तो बेटा बोलता है कि नहीं, एक बार हम जो बोल दिए कि यही खिलौना पसंद है, हम यही लेंगे, दूसरा कोई खिलौना नहीं लेंगे। बताइए, बेटा जो है वो पापा के मजबूरी को समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है। बेटा जो है अपने कामों को ही सही मानता है। वो बोलता है कि अगर पापा आप हमको खिलौना दिलवा दिए तो आप मेरे लिए सबसे बढ़िया पापा कहलाइएगा। क्लियर है? इसका मतलब बेटा का नैतिकता यहाँ पे खिलौना है। कोई मतलब नहीं है कि पापा क्या बोल रहा है, पापा के पॉकेट में कितना पैसा है, पापा का क्या मजबूरी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बच्चा एक ही नैतिकता है कि जो हमको खिलौना दे देगा वो सबसे बढ़िया आदमी कहलाएगा। तो अगर उसके पापा जी उसको खिलौना दे देते हैं तो वो बोलेगा बहुत बढ़िया, आप मेरे बहुत बढ़िया पापा जी हैं, बहुत बढ़िया पापा जी। मतलब उसके लिए वो पापा जी बढ़िया हो गए। कब? जब खिलौना मिला तब। जब खिलौना नहीं मिलेगा तो वही पापा उसके लिए खराब हो गए। ये हुआ छोटा बच्चा का। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, अब वो बच्चा किशोरावस्था में चल गया, मतलब क्या है, 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया। अब वो बच्चा को खिलौना पसंद आया। तो एक तो बच्चा उसमें खिलौना से खेलता नहीं है, तो मान लिए कि बैट बॉल पसंद आया। बैट बॉल पसंद आया तो उस समय पापा जी बोले ऐसा है कि बेटा बैट बॉल जो है ना, जितना दाम का है उतना दाम अभी मेरे पास है नहीं, तो कल हम लोग लेते हैं। ठीक है पापा जी, आप कल दिलवा दीजिएगा। तो वो बच्चा मान जाता है। क्यों? पापा की मजबूरी को समझने लगा। उस समझने लगा कि परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं, एक दिन से कुछ तो हो नहीं सकता है, आज हम जो लेंगे वो कल भी ले सकते हैं। इन चीज़ों को समझने लगा, सही और गलत में फर्क करने लगा। कोई बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इतना पैसा मेरे पापा जी के पास नहीं है, तो हम कहाँ पे लेंगे, हो सकता है कि हम कल कहीं और से पैसा जमा करके लाएंगे या कम दाम में कोई दूसरा ही बैट ले लेंगे। तो ये समझिए कि बच्चे का जो सोच बदला वो किसके अनुसार बदला? उम्र के अनुसार। जब छोटा बच्चा था तो उसका सोच खिलौना था, जब बड़ा बच्चा था तो उसका सोच पूरा परिवार था, मतलब परिवार के जैसा सोच रहा था। वही कोहलबर्ग बोलता है कि एक बच्चे का जैसे जैसे उम्र बदलता है, एक बच्चे का जैसे जैसे उम्र बदलता है उसका क्या है, नैतिक विकास होता है। तो नैतिक विकास मतलब क्या है? बच्चे का सोच बदलना, बच्चे का चिंतन बदलना, बच्चे का एक तरह से क्या है कि उसका सही और गलत में फर्क समझ पाना। तो यही है नैतिक विकास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार हम क्या बोलेंगे कि छोटे बच्चे का नैतिकता नहीं के बराबर होता है या जीरो के बराबर होता है, और बड़े बच्चे का नैतिकता एक तरह से नैतिक विकास, मतलब वहाँ नैतिकता दिखता है। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आया, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है यहां पे बालक का नैतिक विकास, नैतिक विकास होता है, बालक का नैतिक विकास होता है। ऑप्शन ए, नैतिक विकास होता है। ऑप्शन ए, धर्म से। ऑप्शन बी, उम्र से। ऑप्शन सी, संस्कृति से।
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक बालक का नैतिक विकास किसके आधार पर होगा? एक बालक का नैतिक विकास किसके आधार पर होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताइएगा। एक बालक का नैतिक विकास किसके आधार पर होगा? एक बालक का नैतिक विकास किसके आधार पर होगा? एक बालक का नैतिक विकास किसके आधार पर होगा? जल्दी बताइएगा। एक बालक का नैतिक विकास किसके आधार पर होगा? थोड़ा लाइट लगता है, जला दें। एक बालक का नैतिक विकास किसके आधार पर होगा? तो अभी आप देख रहे हैं कि हम आपको बताएं कि नैतिक विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉरेंस कोहलवर ने किसने माना है? तो बोला कि छोटे बच्चे का नैतिकता कम होता है, बड़े बच्चे का नैतिकता ज़्यादा होता है। मतलब जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ेगा नैतिक विकास भी होगा। इसका मतलब कोहलवर मानता है कि एक बच्चे का नैतिक विकास किस पे आधारित होता है? तो भाई उम्र पे आधारित होता है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ेगा बच्चे का सोच बदलता है। जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ेगा बच्चे का क्या बदलता है? सोच बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पे हम नोट बना के लिखेंगे, यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे, यहाँ पे नोट बना लिखेंगे कि बालक का सोच या चिंतन, बालक का सोच या चिंतन उम्र के अनुसार बदलता है। उम्र के अनुसार बदलता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा उसी तरह बालक का सोच बढ़ेगा। बालक का सोच बढ़ेगा मतलब सोच विकसित होगा। जैसे जैसे एक बालक का उम्र बढ़ेगा बालक का सोच उसी तरह से विकास होगा। और इस चीज़ को और जस्टिफाई करने के लिए लॉरेंस कोहलवर्ग ने कहानी सुनाया। लॉरेंस कोहलवर्ग ने क्या सुनाया? कहानी। अब सुनिए ये कैसे कैसे नैतिक विकास होता है। इसके लिए लॉरेंस कोहलवर्ग ने क्या सुनाया? कहानी सुनाया। और जिस कहानी का नाम उन्होंने रखा नैतिक कहानियां। मतलब कहानी भी कैसा बनाया गया? नैतिक कहानी। कैसा कहानी था? नैतिक कहानी। नैतिक कहानी। कहानी भी कैसा था? नैतिक। मतलब क्या है? मोरल स्टोरी जिसको बोलते हैं, मोरल स्टोरी वाला कहानी था। कहानी भी कैसा था? मोरल स्टोरी। मतलब उस स्टोरी से कुछ न कुछ हमको मोरल या नैतिकता सीखने को मिलता है, जो कि क्लास में टीचर द्वारा सुनाया जाता है। और कहानी का अंत एक ऐसा चीज़ देता है, रिजल्ट, जो कि हम अपने व्यवहार में ढालने का प्रयास करते हैं और हम भी सोचते हैं कि उसी तरह का आदमी बन पाए। इसलिए महान लोगों का जीवनी हम लोग पढ़ते हैं कि महान लोगों की जीवनी मतलब कि महान लोग कितना गरीब से एक मुकाम पर पहुँच गया है। उसी तरह से अगर हम लोग के पास इतना ज़्यादा साधन है तो हम लोग भी अगर उसमें कुछ काम करें तो हम लोग भी एक अच्छा पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। नैतिक कहानियां। सबसे पहला लॉरेंस कोहलवर्ग ने कहानी का जो टाइटल रखा वो रखा पूरा नैतिक कहानियां। मतलब इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। जैसे लॉरेंस कोहलवर्ग इस कहानी को बनाया तो ये कहानी में चूंकि बच्चा का दिमाग लगे इसलिए कहानी को इस प्रकार से रखा ताकि एक बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब ये कहानी में क्या डाला गया? नैतिक दुविधा। क्या डाला गया? नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है कि धर्म संकट। दुविधा का मतलब क्या होता है? धर्म संकट। इसी को बोलते हैं हम लोग धर्म संकट। क्या बोलते हैं? धर्म संकट। मतलब कि अगर तुम्हारा धर्म ही संकट में पड़ जाए, मतलब पता ही नहीं चले कि हमको आगे क्या करना है, उलझन में रह जाओ, उसी को बोलते हैं नैतिक दुविधा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डिलेमा। क्या बोलते हैं? मोरल डिलेमा। डिलेमा। मोरल डिलेमा मतलब कि हम डिलेमा में हैं। नैतिक दुविधा जिसको बोलते हैं धर्म संकट। अब जब कोई बच्चा नैतिक दुविधा में होगा तो उस दुविधा से निकलने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक तरह से क्या है कि गाड़ी पर सवार हैं आप और आपके पीछे गाड़ी पे मान लीजिए कि मम्मी है और आप स्पीड में जा रहे हैं और आपका ब्रेक फेल हो गया। तो बताइए जब ब्रेक फेल हो गया और सामने कोई आदमी आ गया अचानक, तो उस समय आपके पास क्या है? नैतिक दुविधा बन गया। आपको लग रहा है कि ब्रेक तो आप मार नहीं सकते हैं, तो हो सकता है कि रोड पे जो आदमी है उसको बचाने के लिए हम अपना गाड़ी को क्या करें? एक तरह से क्या है, रोड के किनारे ले जाएं। हो सकता है गाड़ी पलटी खा जाए, मतलब पलटी खाएगा तो तुम भी घायल होएगा, तुम्हारी मम्मी भी घायल हो जाएगी।
लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि छोड़ो, मम्मी को बचाने के लिए इस आदमी जो रोड पर है इसी को धक्का मार के निकल जाते हैं। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है क्या कि तुम रोड पर से उतर जाओ, और दूसरा है कि उसको धक्का मार दो। अब बताओ ये दोनों सिचुएशन में आपको क्या है, नैतिक दुविधा है कि नहीं, धर्म संकट है। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे हम क्या करें, उसी को बोलते हैं नैतिक दुविधा। तो जो भी कहानी बनाया उस कहानी में क्या डाला गया, नैतिक दुविधा डाला गया। और जैसी नैतिक दुविधा डाले, यहां पे बच्चा क्या करने लगा, यहां पे बच्चा इन नैतिक दुविधा वाला क्वेश्चन में दिमाग लगाना शुरू किया कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमको इस समय करना चाहिए। इसीलिए तीसरा जो पॉइंट बनाया उन्होंने, वो बताया क्या, नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना मतलब यहां पे एक बच्चा क्या कर रहा है, नैतिक तर्कना कर रहा है। तर्कना, नैतिक तर्कना। तर्क करना मतलब क्या है, तर्कना मतलब तर्क करना, जिसको बोलते हैं क्या, तर्क देना। तर्क देना मतलब कि उसके दिमाग में बहुत सारा तर्क चल रहा है, हाँ हमें ये करना चाहिए, उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि नहीं करना चाहिए, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर उसको धक्का मार दिए तो मेरा गाड़ी भी इतना अनबैलेंस हो जाएगा कि हम भी गिर जाएंगे। मतलब बहुत तरह का चीज़ चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मोरल रीजनिंग। क्या बोलते हैं, मोरल रीजनिंग। रीजनिंग, इसीलिए रीजनिंग का हिंदी होता है तर्कशास्त्र, है ना। रीजनिंग या थिंकिंग भी बोल सकते हैं, थिंकिंग, थिंकिंग, मोरल रीजनिंग या थिंकिंग। तो ये जो है नैतिक तर्कना। तो लॉरेंस कोहलवर ने पहला स्टेज बनाया नैतिक कहानियां। नैतिक कहानियां में कैसा डाला गया, तो नैतिक दुविधा वाला चीज डाला गया। और जब नैतिक दुविधा वाला डाले तो एक बच्चा तर्क करना शुरू किया। जैसे ही एक बच्चा तर्क किया तो तर्क करने पे उसका कुछ तो कुछ आंसर आएगा, क्योंकि करना तो है उसको काम। तो या तो वो गलत राह पकड़ लेगा या तो वो सही राह पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नैतिक तर्कना जब करता है एक बच्चा, तो नैतिक तर्कना करने पर एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। निष्कर्ष मतलब एक रिजल्ट पे पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, नैतिक निर्णय। क्या बोलते हैं, नैतिक निर्णय। मतलब एक बच्चा निर्णय ले लिया कि अब हमको क्या करना है, कि धक्का मारना है कि हमको रोड के किनारे उतरना है। इसको बोलते हैं मोरल डिसीजन। मोरल डिसीजन, मोरल डिसीजन। तो अब बताइए, अब आपसे पूछेगा, लॉरेंस कोहलवर ने एक कहानी बनाई और कहानी को 4 स्टेज में सजाया। और ये जो कहानी है, इसी कहानी के आधार पर उन्होंने क्या है, एक कहानी का रचना किया, जिसको कि नाम फेमस हो गया। फेमस हो गया, वो कहानी प्रसिद्ध कहलाया, प्रसिद्ध कहानी कहलाया। और उसी कहानी के आधार पर, जिसमें कि उन्होंने करेक्टर का नाम दिया गया था, जो कहानी का एक तरह से आधार है, उसका नाम है हेंज। क्या नाम है, हेंज। तो हेंज नाम के आदमी पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये कहानी बनाया। और ये कहानी इस तरह का बनाया ताकि एक बच्चा को ये चारों स्टेज बताएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं फंसेगा, और फंसेगा तो वो उसके लिए क्या है, आंसर ढूंढेगा। और आंसर ढूंढने पे आराम से यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ सही और गलत बोल देगा, वो गलत है या तो वो बोल देगा सही है। क्लियर है। तो इन्होंने क्या है, हेंज नामक एक व्यक्ति पे कहानी सुनाया। और कहानी कैसे है उसको आप सुन लीजिए, क्योंकि आप भी जानते होंगे, लेकिन क्या है, हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि फाउंडेशन बैच में कि आप इन कहानी को नहीं जानते हैं, आप पहली बार जो है लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि उन्होंने हेंज नाम के एक व्यक्ति पर कहानी सुनाता है और कहानी का रचना करता है। बोलता है कि हेंज नाम का एक व्यक्ति है, जिसका कि ना कोई मम्मी है ना कोई पापा है, मतलब कोई नहीं है घर में, वो अकेला है, मतलब अनाथ है समझो। और उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। और एक लड़की से जैसे ही प्रेम हो जाता है तो वो प्रेम, चूंकि उसको कभी प्यार का मतलब कि एक तरह से परिवार से प्रेम का नहीं मिल पाया, स्नेह नहीं मिल पाया, इसीलिए उस लड़की को दिलो जान से ये चाहता है। अब वो लड़की से ये क्या करता है, विवाह कर लेता है। तो उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता है। मतलब ये, मतलब कि जो हिंज है वो अपने वाइफ के लिए सब चीज़ है, और उसकी वाइफ हिंज के लिए सब चीज़ है। मतलब यही दोनों दुनिया में है, बाकी बात दुनिया जो है ऐसे है। तो एक दिन ऐसा होता है कि हिंज के वाइफ को अचानक कुछ बीमारी हो जाता है। ऐसे बीमारी हो जाता है जिसमें कि हिंज को बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है। अब हिंज जो है लोगों के जितना भी दोस्त यार, जहाँ नौकरी वोकरी करता था, जहाँ काम उम करता था, उससे मांगने का प्रयास किया। लेकिन सब लोग ने कुछ पैसा दिया और पैसा देने से इनकार कर दिया। बोला कि नहीं, इतना ही पैसा है, इतना लो, अगर इतना में हो पाएगा तो कर लो, नहीं तो फिर और कहीं से जुगाड़ करो। तो हिंद जो है लोगों से ही मांगा, अपना जितना भी संपत्ति था, जो भी एक तरह से उसके पास अपना जमीन जायदाद घर जो भी था, उसको सब बेचने का प्रयास किया। लेकिन बेचने के बाद भी उतना पैसा नहीं जुट पाया जितना कि उसको इलाज के लिए चाहिए। तो अब यहाँ से हिंज क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरी वाइफ जो है ज़्यादा लेट हो जाने के कारण ऐसा ना है कि वो मतलब कि उसका डेथ हो जाए, मर जाए,
इससे पहले है कि आप इलाज कर दीजिए, हम कभी ना कभी आपका पैसा धीरे धीरे करके चुका देंगे। डॉक्टर बोला कि बात तो सही बोल रहे हैं आप, चूंकि क्या है कि इस इलाज में जो जो चीज़ लगता है वो हमको बाहर से मंगाना होता है, और बाहर से मंगाने के लिए हमको पैसा चाहिए। तो अगर हम इसी तरह हर पेशेंट के लिए अगर हम अपने पैकेट से पैसा भरते रहेंगे तो बताइए हम पैसा कभी भी बचा पाएंगे क्या? हम अपने फैमिली के लिए पैसा बचा पाएंगे? हिंज बोला सही बात है, तो बताइए डॉक्टर साहब हम क्या करें? तो डॉक्टर साहब बोला कि जाओ, तुम्हारे लिए मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपया, हम मान लेते हैं कि एक अमाउंट है 1 लाख रुपया, उसको इलाज के लिए खर्चा चाहिए। लेकिन हिंज क्या करता है कि 1 लाख की जगह पे 50,000 रुपया ही जमा कर पाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम 50,000 रुपया दे दो और जो बाकी बचा हुआ 50,000 रुपया उसका तुम दवा ला के हमको दे दो तो हम इलाज कर देंगे। तो हिंज एक दवा दुकान के पास जाता है और दवा दुकान के पास मांगता है, बोलता है कि आप दवा हमको दे दीजिए ताकि मेरी वाइफ का इलाज हो जाए, और इस दवा का जितना भी खर्चा होगा उसके लिए हम आपके घर में आके काम कर जाएंगे, नौकर का काम कर जाएंगे, जॉब कर देंगे, जो आप बोलिएगा वो काम कर देंगे। तो वो दवा का दुकान वाला बोलता है कि देखिए ये दवा मेरा नहीं है, मेरे मालिक का है, वो हमको दिया गया है, डेली हमको 200 रुपया मिलता है और 200 रुपया हम अपने घर का पालन पोषण करते हैं, इसलिए हम तो नहीं दे सकते हैं दवा। तो हिंज को अब कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, क्योंकि उधर वाइफ भी उसकी है, दिन प्रतिदिन बीत रहा है। वाइफ जो है अगर थोड़ा सा भी लेट होता है तो हो सकता है उसका इलाज सक्सेसफुल ना हो पाए, उसकी वाइफ मर जाएगी। तो मतलब हिंज के पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता है, मजबूरी समझिए। अब यहाँ पे हिंज क्या करता है, वो एक बनाता है अपने दिमाग में कि हमको दुनिया कोई मदद नहीं किया तो अब हमको लगता है गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो हिंज क्या करता है कि वो दवा दुकान से दवा को तोड़ता है। जब दवा बंद हो जाता है दुकान, रात में जाता है दवा के दुकान को तोड़ता है और तोड़ के वहाँ से दवा को चोरी करता है और हॉस्पिटल पहुँचा देता है। और हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद डॉक्टर उन दवा से उसके वाइफ का इलाज कर देता है और उसकी वाइफ स्वस्थ हो जाती है। अब इस कहानी को, ये जो कहानी है, ये कहानी को छोटे बच्चे को सुनाएगा, मतलब जो अभी बच्चा छोटा है, मतलब इसका सोच अभी ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है, मतलब 5-6 साल के बच्चे को सुनाया गया। तो बोला कि बताओ हिंज क्या गलत काम किया दवा चोरी करके कि सही काम किया? तो छोटा बच्चा तो रटा हुआ रहता है कि चोरी करना पाप है, उसको सिखाया जाता है कि चोरी करना पाप है, तो वो कुछ नहीं जानता है कि आपका सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है। आप जैसी चोरी की है छोटा बच्चा के लिए आप गलत काम किए। इसका मतलब डायरेक्ट छोटा बच्चा बोला कि हिंज बहुत बड़ा गलत काम किया। क्यों? हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि चोरी करना पाप है। जब यहाँ पे बड़ा बच्चा आता है तो बोलता है क्या, हिंज को कम से कम जो है चोरी जो है किया है, लेकिन उस चोरी का परिणाम सोच लेना चाहिए कि अगर हिंज पकड़ा जाता तो फिर हिंज को क्या लगता, मार लगता। क्यों? गांव समाज में आदमी समझता है कि चोरी करना पाप है, इसीलिए इसमें सजा देने का प्रावधान है। तो ये थोड़ा सा हिंज का केयर कर रहा है, हिंज का देखभाल कर रहा है। लेकिन जब किशोरावस्था में बच्चे से पूछा जाता है, 16-17 वर्ष की अवस्था में, मतलब 15-16-14 साल के अवस्था में पूछा जाता है, तो वो बच्चा बोलता है क्या कि हिंज बिल्कुल सही काम किया। क्यों? अगर हिंज ये गलत कदम क्यों उठाया? क्योंकि समाज का आदमी उसको मदद नहीं किया, इसलिए हिंद को मतलब अंतिम में आके, मजबूरी में आके ये गलत कदम उठाना पड़ा। क्यों? उसको वाइफ को जान बचाना था। तो ये सब आदमी तर्क दे रहा है। सिचुएशन एक है कि हिंज चोरी किया, लेकिन छोटा बच्चा बोल रहा है कि हिंज गलत काम किया। दूसरा बच्चा हिंज के बारे में केयर कर रहा है कि अगर हिंद पकड़ा जाता तो उसको दंड पड़ता, या एक तरह से क्या है पनिशमेंट मिलता। और तीसरा बच्चा बोल रहा है किशोरावस्था में कि हिंज बिल्कुल सही काम किया क्योंकि उस परिस्थिति में चोरी करना ही एक रास्ता था। तो तीनों बच्चा का बच्चा, तीनों स्तर का बच्चा, तीनों उम्र का बच्चा अलग अलग जवाब दिया। और इसी में पूछा गया कि बताइए ये जवाब आप क्यों दे रहे हैं? तो एक बच्चा बोलता है कि मेरे दिमाग में यही है कि चोरी करना पाप है। दूसरा बच्चा बोलता है कि हम समाज के अनुसार सोच रहे हैं कि समाज में जैसे जैसे काम को चल रहा है उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि चोरी करना एक से दंडनीय अपराध है, अपराध किया जा सकता है, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। और तीसरा बच्चा बोलता है कि अगर कोई काम भलाई के लिए कर रहे हैं और भलाई करने के लिए अगर चोरी भी करना पड़े तो वह सही हो जाएगा। जैसे हमको भूख लगा है, हम सबसे खाना मांग रहे हैं, हमको कोई खाना नहीं दे रहा है, तो लास्ट हम अपने भूख को मिटाने के लिए कहीं से चोरी भी कर लेंगे। तो हम चोरी कर रहे हैं भूख को मिटाने के लिए, ना कि हम चोरी कर रहे हैं धन को बढ़ाने के लिए। अगर हम चोरी करके अपना धन बढ़ाएं, बैंक बैलेंस बढ़ाएं, तो हम बोलेंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर चोरी करके हम अपने भूख को मिटा रहे हैं, अगर हम आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके आधार पर लॉरेंस कोहलवर्ग ने बोला कि इन चारों चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है एक बालक के लिए, वो महत्वपूर्ण है आपका नैतिक तर्कना। क्योंकि सिचुएशन एक है,
उम्र अलग अलग है, तो एक बच्चा के अंदर जो चिंतन हो रहा था उसी चिंतन के आधार पर वो आंसर दे रहा था। एक चिंतन के आधार पर आंसर दिया क्या कि लॉरेंस कोहलबर्ग सही काम किया, हिंज जो है सही काम किया। एक चिंतन के आधार पर बोल रहा है कि हिंज को ये काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा डरना चाहिए। एक चिंतन के आधार पर ये बोल रहा है कि हिंज को बिल्कुल सही काम है, कोई गलत काम नहीं है। मतलब कि सिचुएशन एक, समस्या एक, लेकिन उसका उत्तर अलग अलग उम्र में अलग अलग है। तो इन चारों चीज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? नैतिक तर्कना। और नैतिक तर्कना के आधार पे ही निर्णय दिया था। हमको निर्णय से मतलब नहीं है, हमको यह समझना था कि एक बच्चे के दिमाग में जब क्वेश्चन हम देते हैं तो उसके दिमाग में चलता क्या है, उस क्वेश्चन का जवाब देने के प्रति उसके दिमाग में चलता क्या है, वो जो चिंतन प्रक्रिया चल रहा है, इसी प्रक्रिया को अगर हम बदल दें तो एक बच्चा सही तरह से जवाब दे पाएगा। जो अभी गलत बोल रहा था उसको सही बोलने लगेगा। इसीलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नैतिक तर्कना। तो नैतिक तर्कना कैसे बदलता है? तो उम्र के अनुसार बदलता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी आप पीछे देखें कि एक बच्चे का सोच बदलता है। तो बताइए, तर्क करना ही क्या है? सोच है। अपने मन में तर्क देना कि हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये क्या है? अंदर अंदर तर्क देना। इसीलिए बोलते हैं कि कोहलबर्ग ने इन चारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना? नैतिक तर्कना। अब यही नैतिक तर्कना के आधार पर, नैतिक तर्कना के आधार पर, नैतिक तर्कना के आधार पर याद रखिएगा, हम इसलिए आपको आसानी से बना रहे हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सारा का सारा आया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर कीजिएगा तो आपको मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे बच्चे का नैतिक तर्कना का विकास होता है। क्या होता है? नैतिक तर्कना। तर्कना मतलब क्या है? तर्क करने की क्षमता। तर्कना मतलब क्या होता है? तर्क करने की क्षमता। तर्कना मतलब होता है तर्क करने की क्षमता। तर्क करने की क्षमता मतलब एक बच्चा कितना ज़्यादा तर्क करके सही साबित कर सकता है। जैसे कि आपके घर में एजेंट आता है, LIC एजेंट आप कराते हैं, तो एजेंट देखिएगा इतना बढ़िया बढ़िया तर्क देगा कि आपके घर वाला बगल वाला देखिए वो आदमी एजेंट की LIC करवाया है तो देखिए करोड़पति बन गया। आपके देखिए 4 घर दूर बाद वो आदमी LIC कराया, देखिए पक्का का मकान बना लिया। मतलब इतना बढ़िया बढ़िया तर्क देगा कि आप मजबूर हो जाइएगा कि LIC ले सकते। इसका मतलब तर्क आपके पास होना चाहिए, बाकी बात सब चीज़ को आप सही साबित कर सकते हैं। तो ये बोलता है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है एक बच्चे का नैतिक तर्कना क्या होता है? बढ़ता है। तो बच्चे का नैतिक तर्कना मतलब सोच, मतलब एक बच्चे का चिंतन बदल रहा है उम्र के अनुसार। इसीलिए लॉरेंस कोहलबर्ग बोला कि नैतिक तर्कना के आधार पर क्या है? नैतिक तर्कना के आधार पर, नोट बना के लिखिएगा, नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना और उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर, आधार पर बालक के आधार पर बालक के नैतिक विकास के, नैतिक विकास के 3 स्तर, 3 स्तर, कितना स्तर? 3 स्तर। स्तर मतलब लेवल। बालक को 3 लेवल में बांटा है, 3 स्तर में बांटा है। कितना स्तर में बांटा है? 3 स्तर में। किसके आधार पे? नैतिक तर्कना के आधार पे। किसके आधार पे? नैतिक तर्कना के आधार पे और उम्र के आधार पे। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा नैतिक तर्कना अपने आप बदल जाएगा। तो उसके आधार पर बालक के नैतिक विकास के 3 स्तर, मतलब बालक के नैतिक विकास को कितने अवस्था में बांटा है? स्तर में बांटा है, 3 स्तर में। और हर एक स्तर का 2-2 अवस्था है। तो टोटल अवस्था मेरे पास कितना हो गया? 6। तो कैसे कैसे है उसके बारे में हम यहाँ पे पहले देखते हैं। तो आपसे नैतिक विकास के, नैतिक विकास के, नैतिक विकास के आपसे पूछेगा कितना स्तर बांटा है। तो नैतिक विकास के टोटल मेरे पास कितना स्तर बांटा है? तो 3 स्तर। कितना स्तर है? तो नैतिक विकास के 3 स्तर। एक है स्तर 1 जिसको हम बोलते हैं लेवल 1। एक है स्तर 1 जिसको बोलते हैं लेवल 1। एक है स्तर 2, स्तर 2 जिसको हम बोलते हैं लेवल 2। एक है स्तर 3, स्तर 3
जिसको हम बोलते हैं लेवल 3। लेवल 3 मतलब 3 स्तर में बांटा है, पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। और लॉरेंस कोहलबर बोला है क्या, ये जो स्तर बांटे हैं वो किसके आधार पे बांटे हैं, उम्र के आधार पे। किसके आधार पे, उम्र के आधार पे। तो ये जो स्तर का उम्र होगा, इस स्तर का उम्र है 4 से लेके 10 वर्ष। कहां से लेके, 4 से लेके 10 वर्ष, 4 से लेके 10 वर्ष, 4 से लेके 10 वर्ष। इस स्तर का उम्र कहां से कहां तक होगा, 10 से लेके 13 वर्ष। और इस स्तर का उम्र कहां से कहां होगा, तो 13 से लेके 16 वर्ष। मतलब एक बालक का नैतिक विकास 16 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। और 16 वर्ष बोले तो एक बच्चे का जो किशोरावस्था में आ चुका है। अब बोला कि स्तर जो 1 है उसका नाम क्या है, तो बोला स्तर 1 का नाम है जिसको बोलते हैं क्या, पूर्व परंपरागत पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर मतलब इस स्तर का नाम क्या है, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल मोरल लेवल। प्री कॉन्वेंशनल मोरल लेवल मतलब कि जो पहला स्तर का नाम है उसका नाम है प्री कॉन्वेंशनल मोरल लेवल। दूसरा स्तर का नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या, परंपरागत नैतिक स्तर, जिसका नाम होता है कि कॉन्वेंशनल मोरल लेवल। दूसरा का नाम है परंपरागत नैतिक स्तर। पहले का नाम है पूर्व परंपरा, मतलब पहले परंपरा के पहले है, और यहाँ पे क्या है, पूर्व हट गया, खाली परंपरा बचा। अब अगला जो स्तर है जिसको बोलते हैं कि उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। क्या है, उत्तर परंपरागत। क्या है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल मोरल लेवल। ये आप देखते हैं कि 3 अवस्था है, स्तर है, और 3 स्तर में बांटा है। किसके आधार पे, उम्र के आधार पे। आप देखते भी होंगे ये सब किसके आधार पे है, तो ये सब उम्र के आधार पे देखने को मिल रहा है। तो अभी ये देखने को मिल रहा है किसके आधार पे, एक मिनट, देखने का आधार पे किसके आधार पे मिल रहा है, उम्र के आधार पे। तो जैसे आप बोलेंगे स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, तो यहां से ये पता चल गया कि पहला स्तर है जिसको बोलते हैं क्या, स्तर 1, जिसका नाम है पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, ये प्री कॉन्वेंशनल मोरल लेवल। दूसरा स्तर का नाम है जो 10 से 13 वर्ष के बच्चे में देखने को मिलता है, इसका मतलब ये परंपरागत नैतिक स्तर। और 3 से जो 13 से 16 वर्ष के बच्चे में होगा उसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। अब यहाँ से क्या है, ये स्तर है, और हर एक स्तर में लॉरेंस कोहलबर बताया कि 2-2 अवस्था होता है। तो इसका मतलब इसमें भी 2 अवस्था होगा। एक मिनट, इसमें भी आपका क्या है, 2 अवस्था होगा। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 2 अवस्था, इसमें भी 2 अवस्था बांटते हैं, इसमें भी 2 अवस्था बांटते हैं, और इसमें भी 2 अवस्था बांटते हैं। सब में 2-2 अवस्था है। इसका मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा मेरा अवस्था लिखने का। तो अवस्था जो लिखेंगे यहाँ पे बोलता है पहला अवस्था जिसको हम बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। क्या बोलते हैं, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। अब इस सब क्लियर करते हैं, उन्मुक्ता मतलब क्या होता है। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, इस जैसे ही बच्चा सबसे पहले आता है तो वो क्या करता है, एक बच्चा नैतिक निर्णय दंड के अनुसार लेता है। मतलब कि जिन कामों के लिए उसको मार पड़ जाए वो अपने आप समझ लेता है कि हम काम गलत कर रहे हैं। जैसी मार पड़ा वो समझ लिया गलत काम, और जिस कामों के लिए उसको मार नहीं पड़े तो खुद समझ लेता है कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब वो बढ़िया, गलत और सही दोनों का काम का निर्णय किसके आधार पर कर रहा है, दंड के आधार पर कर रहा है। इसीलिए इसका नाम है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसी तरह एक दूसरा अवस्था होता है जिसको हम बोलते हैं साधन सापेक्ष उन्मुक्ता।
साधन सापेक्ष, साधन सापेक्ष उन्मुखता, सापेक्ष उन्मुखता, साधन सापेक्ष उन्मुखता, या इसी का दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुखता, व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुखता, व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुखता, या इसी का तीसरा नाम होता है टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा उन्मुखता। जब पढ़ेंगे एक एक करके तो वहां आपको डिटेल से बताएंगे। ये हुआ दूसरा अवस्था। जैसे हम यहाँ आते हैं तीसरा अवस्था में, तो तीसरा अवस्था का नाम होता है जिसको बोलते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छी लड़की उन्मुखता। मतलब एक आदमी इसलिए अच्छा काम कर रहा है ताकि वो अच्छा कहलाए। जैसे मान लो कि कहीं पे कूड़ा बिका हुआ रहता है तो हम कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। कब? जब कोई आदमी हमको देख रहा होता है तब। हमको कोई नहीं देख रहा होता तो हम ही क्या है कि एक तो से क्या है केला का छिलका रोड पे बिक देते हैं। जब कोई देख रहा होता है तो केला का छिलका हम रोड पे नहीं बिकते हैं, तो हम डस्टबिन में बिकते हैं, दिखाने के लिए कि देखो हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि दूसरे के नज़र में बढ़िया बनने के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता हो गया। उसके बाद अगला जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं कानून व्यवस्था उन्मुखता, कानून व्यवस्था उन्मुखता, कानून व्यवस्था उन्मुखता। मतलब एक बच्चा कानून को सही मानता है। कानून कहने मतलब समाज में अपना एक कानून है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि डस्टबिन में हमको डालना चाहिए। मेरा पास कानून है, रूल रेगुलेशन बना हुआ है कि जो भी आपके घर में डस्टबिन है उसको रोड पे मत डालिए। उसको क्या है कि रोड के किनारे डस्टबिन रखिए, उसमें आप डालिए, नगर निगम वाला आएगा अपना लेके जाएगा। ये कानून है, नियम कानून। अब कोई आदमी क्या है रोड पे ही जमा कर दिया तो अलग बात है कि नगर निगम कुछ नहीं करता है। एक दिन कंप्लेन नगर निगम अगर लेके जाएगा तो जो आदमी रोड पे बिकता है सारा का सारा कंप्लेन हो जाएगा उसका। ये कानून है। अब पांचवा अवस्था होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता या सामाजिक ठेका उन्मुखता। क्या बोलते हैं उसको? सामाजिक ठेका, सामाजिक ठेका उन्मुखता। ठेका मतलब समझते हैं ठेकेदारी देना, ठेका उन्मुखता मतलब एक समाज का ठेका मिल जाता है। अब वो समाज को कैसे रखना चाहता है वो अब जाने। जैसे घर का ठेका आपको मिल जाएगा तो घर में जो चेंजिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसी तरह समाज का ठेका मिल जाता है, वो समाज को चेंज कर देता है। बहुत सारा प्रथा है, जैसे मान लो सती प्रथा, नियम कानून बन रहा था, नियम कानून था कि कोई भी आदमी ऐसा था तो उसको इस तरह से काम करना पड़ेगा। लेकिन एक आदमी बोला कि नहीं ये काम गलत है, इसलिए इस पर क्या है कानून बना और सती प्रथा खत्म हो गया। तो आप समाज में बहुत सारा चीज़ है जो कि गलत है, तो आप एक मुकाम पे हो जाइएगा तभी ना उस गलत कामों को खत्म कीजिएगा। आप शुरू से अगर क्या है कि आंदोलन करने लगे तो कैसे होगा? तो आपको सबसे पहले उस गलत काम को बताना पड़ेगा समाज में कि देखो आप लोग जो ये कर रहे हो ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, जानते हैं कि नियम कानून के खिलाफ है ये। तो छठा अवस्था होता है जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था मतलब कि ये एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें कि सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, कि हम कोई भी काम कर देंगे तो उस काम को दुनिया, मतलब कि यहाँ तक कि मेरा दुश्मन भी अगर होगा ना तो उस काम को ये नहीं बोलेगा कि खराब काम किया, बोलेगा अच्छा काम किया। जैसे अगर कोई आदमी गिरा हुआ है, अब उस आदमी को अगर हम मदद करके उठा दें तो इस काम को बताइए कोई आदमी ऐसा है कि गलत बोल सकता है? नहीं बोलेगा। अब हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई अगर बंदूक से ना कल के हम उसको ये बोलेंगे कि जो है बात विचार शांति ढंग से बैठ के हम लोग लड़ाई को सुलझाते हैं, तो बताइए इससे बढ़िया कोई तरीका हो सकता है? नहीं। इसीलिए क्या है महात्मा गांधी ने क्या है कि सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना। और बताइए सत्य और अहिंसा के रास्ता को कोई भी गलत बोल सकता है? दुनिया में सब आदमी बोलेगा कि अगर कोई लड़ाई सत्य और अहिंसा से जीता जा सकता है तो ये सबसे बढ़िया एक उदाहरण होगा, जो कि एक तरह से महात्मा गांधी ने पेश किया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिया है और 3 स्तर का यहाँ पे क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 6 अवस्था बांटा है। मतलब हर स्तर के अंदर जो 2 अवस्था है इसी अवस्था को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी अवस्था को पढ़ेंगे और प्रत्येक अवस्था जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर होगा कि एक तरह से लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बताने का प्रयास किया। परंपरागत, लैंगिक, रूढ़िगत, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अगर परंपरा कहीं पे शब्द नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्योंकि अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है इसका नाम। तो याद रखिएगा इंग्लिश में आपको एक ही नाम आएगा जिसका नाम होगा कॉन्वेंशनल। याद रखिएगा
इंग्लिश में जो भी नाम देख रहे हैं वो आपको वही नाम लिख के आएगा, लेकिन हिंदी का नाम कभी कोई गलत लिख के आता है, मतलब कुछ अलग अलग भी लिख के आता है। जैसे परंपरा जहाँ शब्द है, वो परंपरा के शब्द के जगह पे कहीं कहीं यूज कर देगा रूढ़िगत, कहीं कहीं लौकिक, ये शब्द का यूज करेगा। तो जो ये शब्द का यूज करेगा उसके अनुसार आप लिखिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, कहीं कहीं क्या होगा कि आप जो परंपरा शब्द है, ये परंपरा शब्द है, ये परंपरा शब्द के जगह पे कहीं कहीं आपको दिखा हुआ रहेगा लौकिक। क्या लिखा रहेगा? लौकिक। तो लौकिक, लौकिक, लौकिक भी वही चीज है जो परंपरा है। तो यहाँ पूर्व लौकिक भी बोल सकता है। जहां जहां लौकिक लिखा रहेगा वहां वहां एक चीज और लिखा रहता है जिसको बोलते हैं रूढ़िगत। रूढ़िगत मतलब होता है रूढ़िवादी, रूढ़िगत मतलब जो समाज में चल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तीनों चीज आपको है, ये तीनों चीज के नाम के आधार पे कभी भी पूछा जा सकता है। तो कहीं कहीं पूछ देगा क्या? पूर्व परंपरागत, कहीं पूछ देगा पूर्व लौकिक, कहीं पूछ देगा पूर्व रूढ़िगत। मतलब जहां जहां शब्द परंपरा है उसके जगह पे रूढ़िगत या लौकिक शब्द का प्रयोग कर सकता है वो। तो ये सब चीज है जिसके क्या, बहुत बढ़िया। प्रथागत, वही प्रथागत। अच्छा, प्रथागत भी लिख लीजिए, प्रथागत, ये प्रथागत, ये सारा चीज का यूज कर देता है कहीं कहीं। लेकिन इंग्लिश में आपको एक ही शब्द मिलेगा। ये जितना चीज देख रहे हैं इंग्लिश में इसका एक ही नाम होगा जिसको हम बोलेंगे क्या है कि कॉन्वेंशनल। क्या बोलेंगे? कॉन्वेंशनल। इसका एक ही चीज होगा कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल का ही अलग अलग नाम होगा ये सब, लेकिन अगर कॉन्वेंशनल शब्द याद हो जाता है आपको तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए, यहां से हमको ये समझ में आया कि आपसे अगर पूछेगा तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने, अगर किसी बच्चे का हमको नैतिक विकास करना है तो नैतिक विकास के लिए कितना स्तर बताया है? तो स्तर इन्होंने 3 बताया है, और स्टेज इन्होंने कितना बताया? स्टेज कहने मतलब अवस्था, अवस्था कितना बताया? 6। मतलब हर एक स्तर में कितना अवस्था? 2 अवस्था है। इसीलिए जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसी क्वेश्चन के अनुसार आप जवाब दीजिएगा, तभी आपका क्या होगा? बनेगा, तब आपका सही होगा। तो आप कोशिश यही कीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार बताइए। तो अब यहां से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तक जो लॉरेंस कोहलबर्ग का पढ़े हुए हैं चीज, उसके लिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सब अभी देख लीजिए, हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का 3 स्तर बताया है। स्तर 1 जिसका उम्र होता है 4 से लेकर 10 साल, स्तर 2 जिसका उम्र होता है 10 से लेकर 13 वर्ष, स्तर 3 जिसका उम्र होता है 13 से लेकर 16 वर्ष। अब यहाँ पे स्तर 1 का जो नाम रखा है उन्होंने, उसका नाम रखा है पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल मोरल लेवल। इसी तरह स्तर 2 का इन्होंने नाम जो रखा है उसको बोलते हैं परंपरागत नैतिक स्तर, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल मोरल लेवल। स्तर 3 का नाम रखा है उसको क्या है कि जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरल लेवल, मतलब उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। हर के अंतर्गत क्या है? यहाँ पे 2-2 अवस्था है। तो पहला जो अवस्था है, पहला जो स्तर है जिसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, इसके अंतर्गत 2 अवस्था आया हुआ है। पहला अवस्था का नाम है जिसको बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन, और दूसरा अवस्था का नाम है जिसको बोलते हैं साधन सापेक्ष। ये दोनों पहला के लिए। फिर यहाँ पे 3 और 4 ये 2 हुआ दूसरा के लिए। फिर यहाँ 5 और 6 ये दोनों तीसरा के लिए। इस तरह से 6 अवस्था है और 3 स्तर है। इस 3 स्तर और 6 अवस्था से आपका क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या है? सबसे पहला, कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास के लिए किसे महत्व दिया? कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास के लिए किसे महत्व दिया? ऑप्शन ए वातावरण को, ऑप्शन बी उम्र को, ऑप्शन सी संस्कृति को, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। पहला है कि कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास के लिए किसे महत्व दिया है? बालक के नैतिक विकास के लिए किसे महत्व दिया है? कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास के लिए किसे महत्व दिया है? जल्दी बताइएगा।
आंसर आ जाना चाहिए आपका, बालक के नैतिक विकास के लिए किसे महत्व दिया है। कोहलवर्ग ने बालक के नैतिक विकास के लिए किसे महत्व दिया है। अभी आप जानते हैं कोहलवर्ग ने कभी भी वातावरण का चर्चा हुआ है, ना ही संस्कृति का चर्चा हुआ है, एक ही चीज का चर्चा हुआ है, किसका, उम्र का। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा बालक का नैतिक विकास अपने आप हो जाएगा, क्योंकि समझदारी बच्चे का बढ़ जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहार। तो जिनका बी फॉर बिहार आ रहा है उनका बहुत बढ़िया, जिनका बी फॉर बिहार आ रहा है उनका बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोहलवर्ग नैतिक विकास के लिए किस पर बल दिया, किस पर विशेष बल दिया, विशेष बल दिया। कोहलवर्ग नैतिक विकास के लिए किसे विशेष बल दिया, किस पर विशेष बल दिया। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ऑप्शन ए नैतिक कहानियां, ऑप्शन बी नैतिक दुविधा, ऑप्शन सी नैतिक तर्कना, ऑप्शन डी नैतिक निर्णय। इन चारों चीजों में कोहलवर्ग ने किसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। अभी चारों चीज आप देखें, चारों स्टेज में कहानी सुनाया उन्होंने, लेकिन इन चीजों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसने माना है। तो आप पता है कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है किसको, नैतिक तर्कना को। नैतिक तर्कना मतलब एक बच्चा कैसे सोचता है, सोचने का प्रक्रिया क्या है, एक बच्चा सोचता कैसे है, सोचने का प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम है नैतिक तर्कना। मतलब जिसका तर्क करने का क्षमता बढ़िया होगा वही सही और गलत को सिद्ध कर सकता है। इसका मतलब क्या है, लॉरेंस कोहलवर्ग ने सी को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। क्लियर है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, 3 का सी। आगे क्वेश्चन मूव करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत कितने स्तर एवं अवस्था हैं, कितने स्तर एवं अवस्था हैं। ऑप्शन ए 3, 4, ऑप्शन बी 4, 5, ऑप्शन सी 3, 6, ऑप्शन डी 3, 5। लॉरेंस कोहलवर्ग के अंतर्गत नैतिक विकास के कितने स्तर एवं अवस्था हैं, नैतिक विकास के कितने स्तर एवं अवस्था हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत कितने स्तर एवं अवस्था हैं, बताइए, जल्दी बताइए, कितने स्तर एवं अवस्था हैं, जल्दी बताइएगा। आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, कितने स्तर एवं अवस्था हैं, कितने स्तर एवं अवस्था हैं। तो आपको भी पता है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप अभी तुरंत पढ़े हैं कि नैतिक विकास के क्या हैं, कि आपका 3 स्तर। स्तर कितना है, स्तर मेरे पास 3 है, स्तर मेरे पास कितना है, 3 है। और अवस्था मेरे पास कितना है, तो अवस्था मेरे पास 6 है। तो 3 स्तर 6 अवस्था, 3 6 कहाँ मिलेगा, सी। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका ये लॉरेंस कोहलवर्ग के बारे में जो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका, वो आपको समझ में आ गया होगा। कल से हम लोग लॉरेंस कोहलवर्ग का स्तर और अवस्था के बारे में आपका डिस्कशन करेंगे, तो कल आप रेडी रहिएगा, क्योंकि कल लॉरेंस कोहलवर्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्लास चलने वाला है। तो अभी तो मान लो कि इंट्रोडक्शन हुआ, मेन तो क्लास कल है, क्योंकि कल से ही क्लास के क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आज जो पढ़ाए हैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो आराम से इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करते हैं कल
आपका यही इस टाइम का नोटिफिकेशन आपको क्या है ग्रुप में तो चल ही जाता है, तो वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए। अगर किसी का ग्रुप में नहीं जुटा है तो पर्सनली मैसेज करके ग्रुप में आप वहाँ ऐड करवा लीजिए, ताकि आपका समय रहते हुए नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को रेगुलर तरीका से कर पाएँ। क्लियर है? तो अगर कोई बाहर के स्टूडेंट हैं जिनको क्या है चाहिए कि फाइनल टच एकेडमी पे पूरा कोर्स का क्लास करना है, तो वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन को, और बहुत ही कम फी में आप कोर्स को वहाँ परचेज कर सकते हैं और सीटेट का, जेटेट का, झारखंड टेट का तैयारी भी कर सकते हैं आसानी से। आपको जितना तरीका से यहाँ आपको पढ़ाया गया उससे भी बेहतर तरीका से वहाँ आपका वीडियो रखा गया है। सारा सिलसिलेवार ढंग से थ्योरी होता है, साथ में आपका क्वेश्चन होता है, ताकि आप समझ पाइए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार से आया हुआ है और आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं पढ़ने के बाद। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं। बाकी बात जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उनका आपका हिंदी का क्लास मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका नोटिफिकेशन मैसेज के रूप में आपको ग्रुप में भी जाएगा और साथ में एप्लीकेशन पे भी जाएगा। थैंक यू।